मैं विलासा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। बायोलॉजी की सीरीज में चलिए दोस्तों, आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी, जिसको हम लोग हिंदी में वर्गीकी कहते हैं या वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये ना थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आज मैं एक पार्ट यहाँ पे दे रही हूँ, कल मैं एक और पार्ट को प्रोवाइड करूँगी। और चैप्टर शुरू होने से पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। आज का चैप्टर का नाम क्या है? टैक्सोनॉमी। ठीक है, देखिए टैक्सोनॉमी वर्गीकी होता क्या है? तो इसकी परिभाषा है जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटना। क्या है दोस्तों? जीवों को उनकी समानताओं के आधार पे छोटे बड़े समूहों में बांटना। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम लोग बांटते हैं। और जो टैक्सोनॉमी के फादर है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वो है कैरोलस लीनियस। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देती हूँ। कौन थे? कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। वर्गीकी के जनक थे कैरोलस लीनियस। उसके बाद देखिए 5 जगत प्रणाली के जनक कौन थे? जो 5 जगत प्रणाली दिया था, 5 किंगडम ऑफ ये टैक्सोनॉमी, उसके जनक कौन थे दोस्तों? तो वो थे विटेकर। याद रखेंगे, RH विटेकर। देखिए अगर नॉर्मल पूछा जाए कि टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, तो बोलेंगे कैरोलस लीनियस। लेकिन अगर पूछा जाए 5 जगत प्रणाली के जनक कौन है, जिन्होंने 5 मतलब टाइप में बांटा था, तो उनका नाम है RH विटेकर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है जी 5 जगत है ना, जिसे RH विटेकर ने दिया था, तो उनके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए ये है 5 किंगडम। तो पहला एक है मोनेरा, एक है प्रोटिस्टा, एक है कवक, एक है पादप, एक है जंतु। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो है मोनेरा, वो क्या है? ये एक कोशिकीय है। क्या है फ्रेंड? ये एक कोशिकीय, सिंगल सेल्ड है। उसके बाद ये प्रोकैरियोटिक जीव है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक है। उदाहरण के लिए देखिए कौन कौन हो जाएंगे? माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, ये सब क्या हो जाएंगे? एक कोशिकीय हो जाएंगे। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक हो जाएंगे। अभी देखिए दोस्तों प्रोटिस्टा, ये क्या होते हैं? तो ये यूकैरियोटिक होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? तो यूकैरियोटिक होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शैवाल, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों कवक। ठीक है, कवक क्या हो जाता है? तो यूकैरियोटिक हो जाता है। और ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक समझ रहे हैं ना दोस्तों? जो कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि उसका न्यूक्लियस फुल्ली डेवलप्ड होता है या एक में न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए कवक क्या होता है? ये यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, और अधिकांशतः ये बहुकोशिकीय होता है और अधिकांशतः ये मल्टी सेलुलर होता है। कवक के उदाहरण अगर पूछा जाए तो क्या क्या होंगे इसके एग्जाम्पल? तो जैसे कि ईस्ट है, मशरूम, जो हम लोग मशरूम खाते हैं, और काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे ध्यान देंगे। जो कवक होता है ना, उसमें सेल वॉल होता है। कवक में सेल वॉल होता है, जो किस चीज़ से बना होता है? किस चीज़ से बना होता है दोस्तों? तो काइटिन का बना होता है। किस चीज़ का? काइटिन का बना होता है कवक का सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है पादप। ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं, ये स्वपोषी होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ये अपना खाना स्वयं ही बना लेते हैं। और क्या होते हैं? तो ये ब्रायोफाइटा होते हैं। उसके बाद टेरिडोफाइटा, ये सब हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और ये अनावृत या आवृत बीजी भी होते हैं। बीज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके बाद लास्ट में है जंतु जगत। ठीक है दोस्तों,
तो देखिए जंतु जगत में सभी उपभोक्ता जीव हम लोग सभी इसमें आ जाएंगे, इस जानवर मनुष्य सब कुछ। और ये कशेरुकी होते हैं और अकशेरुकी भी होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसे एलाबोरेट करके। उसके बाद मतलब वर्टिब्रेट हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना फ्रेंड, उसी से रिलेटेड है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोनेरा, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ना दोस्तों मोनेरा, यहाँ पे मोनेरा, इसी के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो चलिए मोनेरा के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, तो ध्यान देंगे। जैसे देखिए माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, तो माइकोप्लाज्मा मोनेरा है, ये तो हम लोगों ने देखा था। देखिए हम लोगों ने देखा था ना यहाँ पे मोनेरा में देखिए मोनेरा में माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, ये सब हम लोगों ने देखा था ना। तो अब इसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए मोनेरा के अंतर्गत माइकोप्लाज्मा जो ये देख रहे हैं, ये क्या है, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है। ये ऐसा सबसे छोटा जीव है जो खुद से अपना जीवन यापन करता है और ये प्रजनन रिप्रोडक्शन करने में समर्थ होता है। ध्यान देंगे दोस्तों, ये रिप्रोडक्शन करने में समर्थ होता है। कौन, माइकोप्लाज्मा। उसके बाद देखिए साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, ये भी मोनेरा के अंतर्गत आता है। तो साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ये हम लोग साइनोबैक्टीरिया को ही बोलते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए कौन सा आता है, तो जीवाणु, ठीक है। तो जीवाणु क्या होता है, जीवाणु सरल तथा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। ये एकदम सिंपल होता है और सिंगल सेल्ड होता है। क्या होता है दोस्तों, सिंगल, मात्र एक ही सेल होता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं परपोषी, एक होते हैं स्वपोषी। परपोषी मतलब अपने भोजन के लिए दूसरों पे आश्रित होना, और स्वपोषी मतलब अपना भोजन खुद से तैयार कर लेना। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। तो देखिए अब हम लोग कवक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे मोनेरा के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब कवक के बारे में देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, कवक जो होते हैं ये पर्णहरित रहित होते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, कवक में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, नो क्लोरोफिल। और ये थैलोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ये थैलोफाइट्स होते हैं और ये हेट्रोग्राफिक होते हैं, परपोषी होते हैं। ये अपने भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर होते हैं। और इनमें सेल वॉल होता है, इनमें कवक में कोशिका भित्ति होती है जो कि काइटिन के बने होते हैं। किस चीज़ के दोस्तों, काइटिन के बने होते हैं, ठीक है। और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, माइकोलॉजी किसको कहते हैं, तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और अगर हम लोग कवक को मतलब इंग्लिश में समझ रहे हैं ना, फंजाई, ठीक है। और कवक और शैवाल को अगर हम लोग मिला दें तो वो लाइकेन बनता है। क्या बनता है, कवक प्लस शैवाल क्या होता है, लाइकेन बनाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे जो ईस्ट होता है, खमीर, जो ये मशरूम होता है, राइजोपस होता है, ये सब किनके एग्जाम्पल हैं, तो ये सब कवक के एग्जाम्पल हैं। चलिए दोस्तों अब देखिए हम लोगों ने मोनेरा देख लिया, कवक देख लिया, अब हम लोग प्रोटिस्टा देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए प्रोटिस्टा क्या है, तो देखिए ये प्रोटिस्टा जो होते हैं, एक होते हैं पादप के समान और एक होते हैं जंतु के समान। मतलब प्रोटिस्टा दो प्रकार से हो जाते हैं, एक होते हैं पेड़ पौधा के समान और एक होता है जंतु के समान। तो जो पेड़ पौधा के समान होते हैं उनमें तीन प्रकार होता है, ठीक है। जैसे देखिए क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लेजिलेट और एक होता है यूग्लिनोइड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो क्राइसोफाइटा देख रहे हैं ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं। जो देखिए जो पौधे के समान होते हैं ना, वो क्या होते हैं, तो वो तीन प्रकार के होते हैं, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लेजेट और एक यूग्लिनोइड, ठीक है। और जो
क्राइसोफाइटा है ये होते हैं एक डाइटम्स, एक होता है डिसिमडम्स। ठीक है, डाइटम्स किसे कहते हैं? ये सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी हैं, सबसे बड़ा फोटोसिंथेसिस जो करते हैं वो डाइटम्स ही करते हैं। और ये डिसिम्स जो होते हैं ये सुनहरे शैवाल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? तो ये सुनहरे शैवाल होते हैं। और ये जो यूग्लिनॉइड है ना, ये इसमें जैसे यूग्लिना, और इसे ना जंतु एवं पादप के बीच का संयोजी कड़ी बोला जाता है। इसे ना लिंक बोलते हैं कि ये लिंक करता है जीव को और पेड़ पौधे को। कौन? यूग्लिना या यूग्लिनॉइड, उसका मतलब प्रजाति। तो इसे ध्यान देंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद देखिए, ये जंतु के सामान जो होते हैं इसमें 3 प्रकार हो जाएंगे यूग्लिनॉइड, क्योंकि यूग्लिनॉइड तो दोनों में आ जाएगा, पादप में भी और जंतु में भी। तो एक होंगे यूग्लिनॉइड, एक होगा स्लाइम मोल्ड और एक होगा प्रोटोजोआ। ध्यान देंगे दोस्तों, जंतु के सामान में एक होगा यूग्लिनॉइड, एक होगा स्लाइम मोल्ड, एक होगा प्रोटोजोआ। तो ये जो स्लाइम मोल्ड है ना प्रोटिस्टा, ये कवक के समान होते हैं, ये कवक के समान होते हैं। और प्रोटोजोआ जो होता है वो एक कोशिकीय होता है। ठीक है दोस्तों, प्रोटोजोआ क्या होता है? वो सिंगल सेल्ड होता है। और जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिप्सोनोमा, ये सब सभी क्या है दोस्तों? तो ये सभी प्रोटोजोआ हैं। और ये सब प्रोटोजोआ किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। प्रोटिस्टा में जो जंतु के समान होता है ना कैटेगरी, उसके अंतर आता है प्रोटोजोआ। देखिए सबसे ये प्रोटोजोआ, उसके जंतु वाले समान में प्रोटोजोआ। ठीक है, और इस प्रोटोजोआ में पैरामीशियम, अमीबा, ट्रिप्सोनोमा ये सब आते हैं। प्रोटिस्टा देख लिया फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं पादप जगत। ठीक है, तो पेड़ पौधों के बारे में देखते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। देखिए थैलोफाइटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये है थैलोफाइटा। आप यहाँ पे सब कुछ का ना इमेज देखते रहेंगे तो वो ना जल्दी माइंड कैच करता है उन चीज़ों को। तो देखिए थैलोफाइटा क्या होता है? तो इसका सरल शारीरिक संरचना होता है, इसका जो बॉडी का कंस्ट्रक्शन होता है बहुत ही सिंपल होता है। और इसमें कौन कौन आते हैं थैलोफाइटा में? तो शैवाल आते हैं, बैक्टीरिया, कवक, ये सभी आते हैं। और ये सर्वव्यापी होता है। ठीक, और इसके उदाहरण थैलोफाइटा के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? तो स्पाइरोगाइरा कौन सा है? तो अगर पूछा जाए स्पाइरोगाइरा किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो स्पाइरोगाइरा जो है ये पादप जगत के मतलब पेड़ पौधे में थैलोफाइटा कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देंगे इसको। उसके बाद आता है ब्रायोफाइटा। क्या आता है दोस्तों? ब्रायोफाइटा। ये उभयचर होते हैं। ठीक है, और ये संवहनीय उत्तकों की इसमें उपस्थिति होती है। जो ब्रायोफाइटा होता है ना उसमें संवहनीय उत्तक नहीं होते हैं। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो मॉस हो गए, मार्केंसिया हो गया, ये सब ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल है। देखिए ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में संवहनीय उत्तक रहते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा में संवहनीय उत्तक रहते हैं। और इसके उदाहरण में क्या हो जाएगा? फर्न, हॉर्सटेल, मार्सिलिया, ये सब जो है टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म भी पेड़ पौधा का ही एक प्रकार हो जाता है। तो देखिए इसमें दो वर्ड से बना है ना जिम्नोस्पर्म, एक है जिम्नो, एक है स्पर्मा। जिम्नो का मतलब होता है जो न्यूड होता है, नग्न, और स्पर्मा का मतलब होता है बीज, सीड्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो होता है ये बहुवर्षीय एवं सदाबहार होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पाइनस, साइकस, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब जिम्नोस्पर्म हो जाएंगे। अब होता है दोस्तों एक एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म जैसे आवृत बीजी, इसका जो एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ, इसके जो बीज होते हैं ना वो ढके हुए होते हैं। और इनका अन्य नाम क्या है? पुष्पीय पादप। इसमें एंजियोस्पर्म में
मतलब फूल भी होता है, फ्लावर्स भी होता है, और ये फलदार भी होते हैं। जितने भी हम लोग ज़्यादा नॉर्मल वाले पेड़ पौधे देखते हैं ना, आम, अमरूद, पपीता, ये सब सभी जो है ये एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म में याद रखेंगे क्या, कि इसका जो बीज है वो ढका हुआ रहता है, मतलब अंदर रहता है, और इसमें फूल भी होता है और फल भी होता है एंजियोस्पर्म में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे पादप के भेद, जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनके टाइप्स के बारे में देखते हैं। एक होता है क्रिप्टोगेम, एक होता है फेनेरोगेम। जो पेड़ पौधा होते हैं उनके दो प्रकार होते हैं, एक क्रिप्टोगेम, एक होता है फेनेरोगेम। तो क्रिप्टोगेम क्या होता है, इसके अप्रत्यक्ष जननांग होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं ना वो दिखते नहीं हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं वो, ठीक है। और बीज उत्पन्न करने में ये अक्षम होते हैं, मतलब इनसे बीज नहीं उत्पन्न हो सकता। और इसके उदाहरण कौन कौन है क्रिप्टोगेम के, तो थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब बीज नहीं होते हैं, इन सब में बीज उत्पन्न करने में ये सब क्या होते हैं दोस्तों, तो सक्षम नहीं होते हैं। कौन कौन, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फेनेरोगेम्स में क्या होता है, तो ये पूर्ण विकसित जनन अंग होते हैं, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो फुल्ली डेवलप होते हैं, और वो मतलब प्रत्यक्ष भी होते हैं, और ये बीज भी उत्पन्न करते हैं। और इनके एग्जाम्पल में हो जाएगा जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म, ये अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ही था। चलिए अब हम लोग आते हैं प्राणी जगत का वर्गीकरण, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्राणी जगत का वर्गीकरण इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है कोशिका स्तरीय संरचना, एक है उत्तक स्तरीय संरचना। मतलब एक हम लोग सेल के हिसाब से स्ट्रक्चर करेंगे, एक हम लोग टिश्यू के हिसाब से। तो देखिए जो कोशिका स्तरीय संरचना होता है ना वो पॉरीफेरा संघ में आता है। कौन से संघ में आता है दोस्तों, तो पॉरीफेरा संघ में आता है। और जो टिश्यू के आधार पर संरचना होती है उसके तीन तरह हो जाते हैं। एक होता है देह गुहाधारी, एक होता है कूट देह गुहाधारी, और एक होता है बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच देह गुहा का अभाव होता है। जैसे देखिए हम लोग देख लेते एग्जाम्पल्स। तो देखिए ये जो है ना कूट देह गुहा, इसमें होते हैं निमेटोडा। कौन से होते हैं दोस्तों, निमेटोडा। और जो बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच देह गुहा का अभाव होता है, तो ये कौन हो जाएंगे, तो इसमें ये सिलेंट्रेटा देख रहे हैं ना, ये बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसे ध्यान देंगे। और ये पॉरीफेरा संघ जो इधर देखे थे सेल के स्ट्रक्चर पे, ये तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब जो ये आप देह गुहाधारी देख रहे हैं ना, ये देह गुहाधारी, तो इसको हम लोग कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, तो एक हो जाएगा मेसोडर्म कोशिका का विकास, एक हो जाएगा अंतःस्तर की थैली से देह गुहा बनना। तो जो मेसोडर्म कोशिका का विकास होता है ना वो होता है एनेलिडा में, मोलास्का में और ऑर्थोपोडा में। किस किस में, एनालिडा में, मोलास्का में और ऑर्थोपोडा में। और जो अंतःस्तर की थैली से देह गुहा बनते हैं ना उसका दो पार्ट होता है। एक होता है नोटोकॉर्ड युक्त, एक होता है नोटोकॉर्ड विहीन। मतलब एक में नोटोकॉर्ड होता है और एक में नोटोकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये चैप्टर ना थोड़ा सा रट्टूमल वाला है, तो पेशेंस रखेंगे, ठीक है। और जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ। और ये जो नोटोकॉर्ड विहीन होते हैं ना, मतलब जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होते हैं, उनके एग्जाम्पल हो जाएंगे इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा। और जिसमें नोटोकॉर्ड होते हैं वो हो जाएंगे कॉर्डेटा। कौन हो जाएंगे फ्रेंड, कॉर्डेटा। तो देख रहे हैं ये हो जाएगा इकाइनोकॉर्डेटा और ये हो जाएगा कॉर्डेटा। अब हम लोग आगे देखते हैं।
आगे देखिए कॉर्डेटा में ये एक होता है लार्वा में अवशेषी नोटोकॉर्ड जैसे कि प्रोटोकॉर्डेटा, एक होता है नोटोकॉर्ड की जगह मेरुदंड जैसे कि कशेरुकी, ठीक है, जिसमें कि मतलब कशेरुकी जो भी हम लोगों ने देखा था ना वर्टिब्रेट वाले वो सब। तो देखिए वर्टिब्रेट्स में जो कशेरुकी वाले होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो ये हैं साइक्लो स्टोमेटा, एक है स्तनपायी, एक है सरीसृप, एक है पक्षी, एक है स्थल जल स्थलचर, एक है मत्स्य, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है वर्गीकरण, ठीक है, जैसे कि पादप जगत का वर्गीकरण। तो इससे ध्यान देंगे दोस्तों पादप जगत के वर्गीकरण को। तो देखिए जो पेड़ पौधों का वर्गीकरण है, अब देखिए एक होता है विभेदित पादप शरीर, एक होता है बिना विभेदन वाला पादप शरीर, ठीक है। देखिए जो विभेदित पादप शरीर होते हैं इसमें बिना संबंधी उत्तक के होते हैं, एक होता है संबंधी उत्तक वाला। तो जो बिना संबंधी उत्तक के होते हैं वो होता है ब्रायोफाइटा। कौन सा होता है दोस्तों, ब्रायोफाइटा। उसके बाद देखिए जो संवहनी उत्तक युक्त होते हैं उनमें हो जाएगा एक बीज रहित, कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, एक बीज रहित हो जाएगा, एक बीज युक्त हो जाएगा। जैसे बीज रहित हो जाएगा टेरिडोफाइटा, और जो बीज युक्त हो जाएगा उसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, द्विबीजपत्री जो जिसमें दो बीज वाले होंगे और एक होगा एक बीजपत्री मतलब एक बीज वाले, ठीक है। और उसके बाद कुछ और है यहाँ पे, ये तो अभी हम लोगों ने देखा था जिनका शरीर विभेदित होता है, ठीक है, डिविजनल होता है। और एक है बिना विभेदन वाले पादप शरीर, तो इसमें होगा थैलोफाइटा। कौन सा होगा दोस्तों, थैलोफाइटा। जैसे शैवाल, कवक, बैक्टीरिया ये सब क्या होंगे, थैलोफाइटा हो गए। अब जंतु जगत के प्रमुख संघ देखते हैं, जो फाइलम होता है ना वो जंतु जगत का जो प्रमुख संघ है, एक है पॉरीफेरा जो छिद्र धारक होते हैं, एक है सिलेंट्रेटा जिसे निडेरिया भी कहते हैं। तो देखिए पॉरीफेरा जो है इसमें असंख्य छिद्र युक्त शरीर होता है, पॉरीफेरा में बहुत सारे छिद्र बने रहते हैं उसके शरीर पे। शरीर में स्पंज गुहा होता है, इसका अन्य नाम स्पंज है। तो याद रखेंगे अगर पूछा जाए स्पंज क्या होता है तो वो पॉरीफेरा होता है। उदाहरण के लिए स्पंजिला और साइकॉन ये सब जो है स्पंज युक्त पौधे हैं। और जो सिलेंट्रेटा देख रहे हैं दोस्तों ये जलीय जंतु होता है। सिलेंट्रेटा क्या होता है, जलीय जंतु होता है। भोजन पकड़ने हेतु मुख के चारों ओर धागे जैसी संरचना होती है। ये आप देख रहे हैं ना, ये धागे युक्त संरचना जो है धागानुमा संरचना, तो ये क्यों होता है, ये अपने भोजन को पकड़ते हैं इसी से। इन संरचना को ना टेंटिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, टेंटिकल्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सिलेंट्रेटा में कौन कौन आएंगे, तो मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन ये सब सिलेंट्रेटा में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, कल हम लोग और थोड़ा सा और इसका बचा हुआ है तो उसे फिनिश कर लेंगे। धन्यवाद।